माइनस बीटा ई। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ये होती है, ठीक है ना। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आपको दिख जाए कुछ। आज उसके बाद पढ़ेंगे, दैट इज द पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दो, पार्टीशन फंक्शन। तो बोल्ट्जमान फैक्टर होता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है। जैसे मान लो ये कोई स्टेट है जिसकी एनर्जी मान लो ई है, तो इसमें अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। इस स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपोनेंशियल। अब मान लो बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हैं, तो पूरे सिस्टम में जितनी भी एनर्जी स्टेट्स हैं उन सभी के मिला के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा। सो इफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन है कि कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर। सो इफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, मान लो कोई सिस्टम रखा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देन पार्टीशन फंक्शन, तो पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, तो पूरे सिस्टम में जितनी भी स्टेट्स हैं ना सभी को, पूरे सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या मान लो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई वन हुआ पहली स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई हुआ दूसरी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये सारे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ बीटा एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट ये है बिकॉज के आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी आपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर लिया हुआ है, तो ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पर ई आई एनर्जी है, मतलब पर्टिकुलर ith स्टेट में एनर्जी, एनर्जी ऑफ ith स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो पहली स्टेट की एनर्जी E1 है, दूसरी स्टेट की एनर्जी E2 है, तीसरी स्टेट की एनर्जी E3 है, लाइक दिस। अब होता ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि काउंट नहीं कर सकते ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें उस एनर्जी स्टेट की एनर्जी पता है तो हम अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं इस वाले फैक्टर से। ये बहुत काम आता है थर्मोडायनेमिक्स में, ये वाला फैक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम लोग मीन एनर्जी निकाल लेते हैं। अब ये मीन एनर्जी का मतलब क्या होता है वो समझना। मीन एनर्जी मतलब ऐसे औसत ऊर्जा। तो देखो औसत कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो एक सिस्टम में, अब मैं आपको रफ में समझाता हूँ, देखो रफ में समझना। मान लो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई वन, ये पहली स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर पहली स्टेट की एनर्जी कितनी है E1 है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई विद द एनर्जी पहली स्टेट में। दूसरी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, इतने हैं, और एनर्जी कितनी है एक पार्टिकल की इतनी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी। इसी प्रकार से सारे आप लोग जब ऐड कर दोगे ना तो पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। तो ये सब ऐसे बोल देंगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, इसको निकालते हैं हम लोग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट in energy state EI is, अब देखो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको कल ही निकलवाई थी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू
उस पर्टिकुलर ith स्टेट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये प्रोबेबिलिटी होता है। अब अगर आपको मीन एनर्जी निकालनी है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मीन एनर्जी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई विद द एनर्जी, दैट्स कॉल्ड द मीन एनर्जी। ये होता है फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइस स्टेट मल्टीप्लाई विद द एनर्जी ऑफ द आइस स्टेट। तो ये कर दो सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, तो मीन एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ऑफ माइनस बीटा ई आई, या फिर आप इसको सीधा z भी लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो इसको इजीली z लिख सकते हो बिकॉज हम जानते हैं, सो वी नो दैट, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, एंड वी नो दैट z इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, ये आप जानते हो। तो अगर हम जानते हैं ये चीज़ इक्वेशन नंबर 3, तो अगर मैं इसको बीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं मान लो, तो बीटा का जो मल्टीपल है दैट इज माइनस ई आई वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस समेशन ऑफ आई, ये आगे आ जाएगा। अब आप समीकरण नंबर 3 और 4 से मान 2 में रख दो, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 2 एंड 3 एंड 4, 3 और 4 से वैल्यू कहाँ रख दो आप लोग, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो ई बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल बीटा। बस आई बात समझ में, बड़ा सिंपल सा है ना ये, क्योंकि देखो नीचे की ओर समेशन ऑफ ये लग रहा है तो नीचे जेड आ गया, ऊपर की ओर एक्सपोनेंशियल समथिंग है तो ये आ गया माइनस में। ये तुम्हें लर्न भी करना है, इसमें नेट से सवाल भी आते हैं बड़ी आराम से, तो इसमें नेट से भी सवाल आते हैं। और देखो आराम से एक और चीज़ कर सकते हो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस डेल एल एन का मतलब होता है ई बेस लॉग अपॉन डेल बीटा, क्योंकि जब लोग जेड को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन जेड आता है, लोग जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन जेड आएगा, और बीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए डेल जेड अपॉन डेल बीटा भी आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर मान लो इसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन के टी। अब यहाँ लिखा हुआ है डेल बीटा, तो डेल बीटा बराबर डिफ्रेंशिएट करो तो 1 अपॉन के टी स्क्वायर और डेल टी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये टी की फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया के टी स्क्वायर क्योंकि वो नीचे की तरफ है, और डेल एल एन जेड अपॉन डेल टी, ये भी आ गया। तो ये इतने सारे फॉर्मूले बना दिए मैंने आपको ई बार के, तो ये सारे फॉर्मूले एवरेज एनर्जी ई बार को कैलकुलेट करेंगे। सवाल में या फिर कहीं भी डेरिवेशन में जो भी आपका फॉर्मूला यूज़ आए आप लोग वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आराम से। अब अगर मान लो कोई तुमसे बोल दे कि यार स्पेसिफिक हीट निकालो, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला तुम्हें आता ही है, तो तुम लोग क्या है स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हो कहीं ना कहीं से। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट सिंपली एन पार्टिकल की निकालो, एवरेज को छोड़ो, तो एवरेज का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो ये मेरे पास एन है और डेल अपॉन डेल टी है, और बार एनर्जी कितना होगा डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, ये हम लोगों ने निकाल ही लिया, वो भी माइनस में है ये सब कुछ, तो ये माइनस में चलेगा, ठीक है। अब आपको इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करोगे, क्योंकि टी का फंक्शन तो है नहीं वैसे भी है, पर हाँ एक काम और कर सकते हो आप, इसको टी का फंक्शन बना सकते हो।
एक काम करो, हम यहाँ पे डेल टी बराबर लिख सकते हैं माइनस के टी स्क्वायर डेल्टा बीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आराम से वो जो है सारा फंक्शन बीटा का बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर टी लिखा हुआ है ना वहाँ पर लिख दो माइनस के टी स्क्वायर डेल बीटा और अंदर है डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो अल्टीमेटली सी बी इज इक्वल टू कितना हो गया एन अपॉन के टी स्क्वायर, और यहाँ 2 बार डेल अपॉन डेल बी आ गया तो डेल बीटा स्क्वायर हो गया। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे बोल दे कि एंथैल्पी निकालो तो एंथैल्पी भी निकाल सकते हो आराम से। देखो ई बार जो होता है ना वो इंटरनल एनर्जी यू के बराबर होता है। एवरेज एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। जो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ते हो ना, तो ये सब थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, अब ऐसे ही एक जो अगली थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है उसका नाम है एंथैल्पी। ठीक है ना, अब हम लोग आगे निकालेंगे एंथैल्पी। अब एंथैल्पी का फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n हो तो U का मतलब एवरेज एनर्जी प्लस पी वी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम लोग को पता है चूंकि ई बार बराबर कितना होता है, टी की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी, ये बात आप जानते हो। और आदर्श गैस समीकरण तो पी वी बराबर एन आर टी होता है। बट यहाँ पे आप लोग पहले ही एन लिख रहे हो क्योंकि एन मोल के लिए आप काम कर ही रहे हो, तो पी वी इज इक्वल टू के टी हो जाएगा फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। सो एन तो पहले आपने लिख दिया तो दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा के टी स्क्वायर एन के टी प्लस ये सिंगल पार्टिकल के लिए, तो बस ये हो गया काम तुम्हारा। तो इसका मतलब के टी से के टी बाहर आ गया तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया एन के टी, और यह हो जाएगा +1 क्योंकि के टी बाहर आ गया, प्लस यहाँ पर एक टी बच जाएगा और डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। ये तुम्हारा एंथैल्पी निकल गया। अगली जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी होती है वो होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इसको तुम सीधा याद रखो, इसमें कोई वो नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ है हेल्महोल्ट्ज इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के टी एल एन जेड, ये तुम सीधा याद रखो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ना। अगली जो क्वांटिटी है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। देखो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू यू, यू मतलब ई बार हो गया प्लस पी वी माइनस टी एस। ठीक है, अब अगर मैं एक बार बताओ, एक और फॉर्मूला होता है इसका, मतलब कि एफ इज इक्वल टू होता है यू माइनस टी एस। तो यू माइनस टी एस को मैं एफ लिख देता हूँ और पी वी को पी वी लिखे रहने दो। तो एफ का फॉर्मूला अभी अभी आपने ऊपर लिखा है, और मैंने आपसे कहा है कि एन मोल गैस के लिए अगर हम बात करते हैं तो पी वी बराबर एन के टी होता है, और एन मोल गैस के लिए एफ का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन के टी, दैट इज द एफ। और पी वी इज इक्वल टू भी क्या होता है एन के टी होता है फॉर द एन मोल गैस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लास्ट में के टी बाहर निकाल लो तो के टी बाहर आते ही क्या हो जाएगा एन के टी बाहर आ जाएगा।
तो यहाँ 1 माइनस एल एन जेड बच जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हो गया इन द फॉर्म ऑफ द पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद में है एंट्रोपी का फॉर्मूला। एंट्रोपी, ठीक है, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, S इज इक्वल टू के सिग्मा, ये हम लोगों ने पहले देखा था। S का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, माइनस के डेल एफ अपॉन डेल टो। ठीक है, और F बराबर हम जानते हैं क्या होता है, माइनस के टी एल एन जेड, और ये पता है आपको के टी बराबर टो होता है। तो के टी बराबर टो अगर होता है तो माइनस का टो एल एन जेड, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब एस निकालना कोई भारी काम नहीं है, एस आराम से निकल जाएगा। एस बराबर हो जाएगा के और डेल अपॉन डेल टो, और ये टो एल एन जेड। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप तो आराम से आ जाएगा ये। ठीक है, अब टो के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो टो का ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड को मान के कर लो। तो के और फर्स्ट का करोगे, सेकंड को कांस्टेंट रख दो, फिर फर्स्ट को कांस्टेंट रख दो, सेकंड का कर दो, तो डेल अपॉन डेल टो और एल एन जेड। इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मान लो तुमने माना कि z इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ i माइनस बीटा ई आई। बीटा का वैल्यू पुट करना तो हो जाएगा माइनस ई आई अपॉन के टी। के टी बराबर टो होता है ना, तो के टी को टो मान लो, तो ये कितना होगा, माइनस ई आई अपॉन टो। ठीक है, समेशन ऑफ आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन टो। अब इसके बाद में तुम्हें डेल टो अपॉन डेल एल एन जेड निकालना है। सो डेल अपॉन डेल टो एल एन जेड का मतलब ये हो गया, एल एन का मतलब लोग लिया, तो एक्सपोनेंशियल का लोग लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ई आई अपॉन टो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का लोग क्या होता है, 1 ही होता है, वो ख़त्म करता है, एक्सपोनेंशियल लोग एक दूसरे को ख़त्म करता है। तो 1 अपॉन टो का माइनस 1 अपॉन टो स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ई आई अपॉन टो स्क्वायर। ये सब बार में चल रहा है क्योंकि एवरेज एनर्जी होती है ना ये, दैट्स वाई। तो एवरेज ही मान लो, या फिर एवरेज इसलिए भी को समेशन को मैंने हटा दिया एक बार के लिए। तो ये मेरा वैल्यू पुट कर दूंगा मैं ऊपर की ओर, तो मेरा z कितना हो जाएगा, सॉरी s कितना हो जाएगा, के एल एन जेड प्लस के टो। अब टो से टो काट दो तो लास्ट में एक लाइन बच जाएगी, दैट इज के एल एन जेड प्लस ई बार अपॉन टी। टी इसलिए क्योंकि टी बराबर होता है टाउ अपॉन के, और टाउ बराबर के टी होता है, तो ये से कट गया। अब के अपॉन टाउ कितना हो गया, 1 अपॉन टी, क्योंकि टी बराबर टाउ अपॉन के होता है। दैट्स द फायर। तो पार्टीशन फंक्शन समझा दिया, पार्टीशन फंक्शन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज समझा दी मैंने आपको। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तुम्हारे। और ये जो फेज बना आपका, ये हमारा एक फेज कंप्लीट हुआ पार्टीशन फंक्शन का।